में चंद मिनटों पहले ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। और इस बीच इससे पहले मैंने अभी देख रही थी कि जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, निवर्तमान प्रधानमंत्री अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देश ने इनके खिलाफ प्रचंड जनादेश दिया है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को डेमो कुर्सी बनाना चाहते हैं। ये लिखा है जयराम रमेश जो है वो लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से प्रहार कर रहे हैं, किस तरह के ट्वीट उनके हम लगातार सुबह से देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वो तस्वीरें भी अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे जब वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी आ गई हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। शायद ये खबर बहुत सारे ऐसे लोग जो सत्ता परिवर्तन देखना चाहते थे, वो लोग जो देश के संविधान लोकतंत्र में जो लोग यकीन करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय सामाजिक बराबरी की जो बात करते हैं, जो लोग देश में तमाम लोगों को, तमाम धर्मों को, जातियों को, प्रांतों को, सबको साथ में लेकर चलने की जो लोग बात करते हैं, वो जाहिर सी बात है शायद इसका इंतजार कर रहे होंगे। और अब आप ये देखिए कि हरे रंग की जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, आज भगवा जैकेट उन्होंने नहीं पहनी है और इस्तीफा यहां पर प्रधानमंत्री ने सौंपा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और आज शाम ही जो विदाई डिनर होता है, वो विदाई डिनर भी दिया है द्रौपदी मुर्मू ने। वो एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, लेकिन दिया गया है। लेकिन क्या वो वाकई में फाइनल टाटा गुड बाय होने जा रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तमाम तरह के समीकरण अभी उनके पक्ष में जाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। ये तस्वीर ये बता रही है कि इससे पहले जब इस तरह की मुलाकातें रही होंगी तो वो कैसी थी, और अब जो ये मुलाकात है वो ये कैसी है। और अब तमाम संभावनाओं के जो तमाम बाजार हैं वो गर्म है, संभावनाएं तमाम तरह की अब खुल गई हैं, राजनीतिक जो संभावनाएं वो तमाम तरह की खुल गई हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। आज जब राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है प्रधानमंत्री ने, और अब जाहिर सी बात है सबसे बड़ा चैलेंज अब प्रधानमंत्री जो अब नहीं रह गए हैं, एक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अभी हम कह सकते हैं अब प्रधानमंत्री नहीं, एक्स पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये शायद बहुत सारे लोग ये शब्द, ये लाइन सुनना चाह रहे होंगे। तो आज शायद हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जिनके कानों को थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। एक्स पीएम नरेंद्र मोदी को पहले अब संसदीय अपने दल का पहले नेता चुने जाएं वो, और उसके बाद वो जो जादुई आंकड़ा है 272 का वो जुटाएं, और फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएं और फिर बहुमत साबित करें। और यहीं पर ही है सारा का सारा खेल जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। और केपी मलिक जी, एक्स पीएम हो गए हैं नरेंद्र मोदी, अब पीएम नहीं रहे हैं, तो आप कह सकते हैं एक्स पीएम नरेंद्र मोदी, जैसे अब तक तमाम देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, अब वो एक्स की उस श्रेणी में, उस सूची में अब उनका नाम भी शामिल हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो एक्स ही बने रहेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है और जिसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं। देखिए बुशरा जी, देखें कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं, और वो भूतपूर्व कितने दिन तक रहते हैं, कितने दिन के लिए बने हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले आशंका जताई थी हमारे सहयोगी अमलेंदु जी ने कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तो, लेकिन नैतिकता के आधार पे होता है कि वो इस्तीफा दें बनारस से भी, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, ऐसे वो सामान्य सांसद बन के और वहाँ जब हाउस में बैठेंगे तब क्या परिस्थिति होगी, तब कैसे उनका मजाक उड़ेगा, तब और क्या वो इसको बैठ पाएंगे, क्या वो इसको सहन कर पाएंगे। तो उसमें ये लगता है कि वो नैतिकता के आधार पे बनारस से इस्तीफा दे दें और वो संसद से ही बाहर चले जाएं। इस तरह की भी आशंका जाहिर की जा सकती है और ये आशंका वाजिब है। लेकिन ये इतनी आसानी से अंत तक प्रधानमंत्री पद को छोड़ेंगे और ये कोई कोशिश नहीं करेंगे, ये शाम धाम दंडभेद नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। ये अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जताती है पिछली चीजें। आप ये देखिए, जिसका कोई आधार नहीं था,
आपने फर्जी एग्जिट पोल टांग दिए लगा के, और वो फर्जी एग्जिट पोल के महानायक आए और चैनल पे बैठ के रो के चले गए। तो क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि आप क्यों लेके आए, इससे क्या हुआ? आपने इतने लाखों करोड़ों लोगों का पैसा शेयर मार्केट में डुबा दिया और आपने मिसगाइड करने का काम लोगों को किया। 2 दिन तक जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमत किया, वो 2 दिन तक ये सोचते रहे कि हमारे वोट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, इनकी कोई सजा होनी चाहिए, इनकी कोई जांच होनी चाहिए। क्यों ये एग्जिट पोल किए गए, इनका मतलब क्या था, ये कहां से आए थे, आपने क्यों किए, आप कौन है? तो ये तमाम चीजें भी होनी चाहिए। तो ये अभी इतनी शांति से पद को छोड़ के बैठ जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन एनडीए में जब संसदीय दल की मीटिंग होगी और अपना नेता चुनने की बात होगी, तो मुझे 100% संशय है बुशरा जी कि वहां से विरोध की आवाज उठेंगी। क्योंकि उन जो भारतीय जनता पार्टी के 241 सांसद हैं, उनमें कई सांसद बहुत सीनियर सांसद हैं और आवाज उठाने वाले सांसद हैं, जिनमें आपको नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे शिवराज हो, चाहे पुराने उस तरह के सांसद हो जिन्होंने पिछली बार भी सांसद रहे हैं और उन्होंने देखा है कि उनको किस प्रकार से हैंडल किया गया है, कहां कहां उनकी बात नहीं सुनी गई है, और अब ये उस काबिल नहीं रह गए हैं कि हम इनके बलबूते पे जीत के आए हों या यही सब कुछ करेंगे। इनके खिलाफ मुझे ये लग रहा है कि संभावना है कि इनके खिलाफ आवाज उठेगी और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अब इनके साथ या इनके पक्ष में रहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और संघ अपनी जो उनकी एक क्या प्रणाली है या संघ अपने उसमें फॉर्म में आ चुका है और अभी वो भी अपना रंग दिखाएगा। संघ के जितने अधिकारी हैं, मोहन भागवत खुद इनसे हाथ थे कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से नड्डा ने बयान दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो अब आरएसएस दिखाएगा कि आरएसएस को भी इनकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए आरएसएस क्या रंग दिखाता है, आरएसएस कितना मजबूती से किसी नए नेता का नाम आगे करता है और किस प्रकार से कोई नया नेता एनडीए का नेता चुना जाता है और वो प्रधानमंत्री बनता है। कौन कौन सी ऐसे दल हैं जो एनडीए के नए सहयोगी बनते हैं जिनके बलबूते पर सरकार बनाई जाए, और कौन से ऐसे पुराने सहयोगी दल हैं जो एनडीए के साथ बने रह सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई सारे एनडीए के जो दल हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में, किसी प्रभाव में, किसी वॉशिंग मशीन के चक्कर में आपके सहयोगी बने हुए हैं। वो लगातार आपके साथ रहेंगे, उस पर संशय है। कई सारे लोग टूटने को तैयार बैठे हुए हैं, तो उनको आप किस प्रकार से रोकेंगे? तो इस तरह का मंथन होना बाकी है। अभी असली जो चीज पता चलेगी वो हमें जब संसदीय दल की मीटिंग होगी और उसमें नेता चुनने की बात आएगी, तो वहां पे हमें विरोध के सुर सुनाई देंगे और वहीं से एक कोई नेता निकल के आएगा, एक ऐसा निर्णय निकल के आएगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। मुझे इसमें थोड़ा संशय है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे एनडीए के लोग चुनेंगे। वाकई में, क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी तक ही सीमित नहीं है, बात यहाँ अमित शाह की भी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दोनों चेहरों पर अगर संसदीय दल की बैठक में फैसला नहीं होता है कि भाई उनको हम नहीं चुन रहे हैं संसदीय दल का नेता, क्योंकि हमारे पास वो 272 का आंकड़ा नहीं है और उसके साथ साथ जो घटक दल हैं वो हमारे पास इन दोनों चेहरों के नाम पर नहीं आएंगे, तो क्या ये दोनों चेहरे वाकई में ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि इनकी जगह कोई और संसदीय दल का नेता चुनकर आए और वो सरकार बनाए? ये आपको मुमकिन लगता है? क्योंकि आपको पता ही है कि किस तरह के ये वो चेहरे हैं और किस तरह के ये तानाशाही रवैया जिनका लगातार रहा है, ना सिर्फ देश के प्रति, ना सिर्फ जिस तरह के जो दल रहे, घटक दल मतलब दूसरे जो विपक्षी दल रहे उनके प्रति, बल्कि खुद अपने ही नेताओं के प्रति भी, अपने मिनिस्टर्स के प्रति भी। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें इनके पास तमाम हथियार, तमाम एजेंसियां थी जिसके बलबूते पे ये इस तरह की चीजें करते थे। आज इनके पास कोई एजेंसी और कोई इस तरह का हथियार नहीं है। इस तरह के लोग जो होते हैं, चाहे वो तानाशाह हों, चाहे वो कोई बहुत बड़े किसी भी चीज का प्रयोग करने वाले नेता हों, वो बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इनकी इस तरह की हालत है कि अब कोई इनका दबाव सहन करेगा। आप इसको इस तरह से उदाहरण ले सकते हैं कि कोई अगर बहुत बड़ा कोई बदमाश किसी एरिया का है और उसके जब वो चारों तरफ से घिर जाता है तो वो सरेंडर कर देता है और पीठ दिखा देता है।
तो ये हो सकता है कि पीठ दिखा दें और जिस तरह की आशंकाएं हम जाहिर कर रहे हैं ये टाइम टाइम फिस इनका हो जाए। जैसे मैं लगातार आपके चैनल पर कह रहा हूं कि जो हमें तस्वीर दिखाई जा रही है, जो हमें बताया जा रहा है कि भयंकर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 400 पार 400 पार 400 पार, ये तो सिर्फ सगुफा बनाते हैं ये, और वो सच्चाई उसके अंदर है कि नहीं है वो लोगों को बाद में पता चलती है। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं कि जैसे हम सच्चाई शुरू से आपको बता रहे थे कि जमीन पे हकीकत वो नहीं है जो ये दिखाना चाह रहे हैं या टीवी दिखा रहा है, आज भी जो हकीकत है वो आपके सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि वो नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विरोध है। आप बाकी पार्टियों को भूल जाइए, आप एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप सिर्फ 240 की बात करिए। उन 240 में कितने विरोधी हैं पहले ये गणना कीजिए, उनमें से आपको कितने विरोधी निकलते हैं। अगर उनमें से ही आपको अब 40% 30% भी विरोधी निकलते हैं तो किस आधार पे आप सरकार बनाएंगे। तो ये दूर दूर तक इनके साथ मुझे नहीं लगता कि कोई समर्थन आता हुआ दिख रहा है, कोई इनके साथ सहयोगी आता हुआ दिख रहा है। तमाम लोग त्रस्त हैं, जो लोग त्रस्त हैं वो इनके साथ आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आदमी अपनी छाती पे पत्थर रख के इनके साथ आ जाएगा और कहेगा ठीक है आप चाहे मेरा जितना अपमान करें, आप चाहे मुझे जितना जेल भेजें, आप चाहे मुझे कुछ भी करें, मैं आपके साथ हूं। तो मुझे लगता है 2-4% लोग होंगे इस तरह के जो अपना दीन ईमान सब बेच के इनके साथ आ सकते हैं। बहुतायत में लोग इनके साथ आएंगे, मुझे उस पर संशय नजर आता है बुशरा जी। जी बिल्कुल, और यही संशय और इसी तरह के तमाम जो आशंकाएं हैं इनकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि फ्रैक्चर मैंडेट है, यानी कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, वो 272 का आंकड़ा नहीं मिला है, यानी कि एक कोalition गवर्नमेंट ही बनने जा रही है। अब सवाल यह है कि वो कोalition गवर्नमेंट कौन बनाएगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो उनके पास पहले से ही 28 दल हैं और 28 दलों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है और ये चुनाव उन्होंने अपने बहुत सारी ऐसे उनके विचार रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं रही होंगी, बहुत सारे ऐसे उनकी चीजें रही होंगी जिसको उन्होंने साइडलाइन करके ये तमाम चीजें की, क्योंकि उनके सामने सब